जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। दोस्तों, ये एनसीईआरटी दृष्टि आईएएस के द्वारा प्रोवाइड की गई है। इसमें 6th क्लास से लेकर और ये 12th तक की एनसीईआरटी है, जिसमें दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं और ये प्रैक्टिस सीरीज है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसमें 6th क्लास से लेकर 12th तक की सारी एनसीईआरटी नई और पुरानी का संग्रहण है और ये प्रेजेंट प्रैक्टिस सीरीज है। दोस्तों, ये स्टेट पीसीएस और बीपीएससी है और आरएएस है, जिनका एग्ज़ाम अभी 2023 में ही होना है। इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और अदर एग्ज़ाम है स्टेट के लिए, उनके भी लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस क्लास को पूरी देखना। अगर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें दोस्तों ये दे रखा है 6th क्लास के चैप्टर दे रखे हैं। इसमें ये क्लास 6 के चैप्टर हैं, नई एनसीईआरटी के और ये है पुरानी एनसीईआरटी के। तो दोस्तों, जो आज की हमारी क्लास है उसमें हमारा आज का जो चलेगा वो चलेगा सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी और हमारा आवास। इसको लेकर आज हम हल करेंगे। और इसमें दोस्तों सारे चैप्टर दे रखे हैं। ये देश और उनके निवासी भाग 2 है, पुरानी एनसीईआरटी से है। और ये 7th क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर दे रखे हैं। इसमें 7th क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर है और ये इसमें पुरानी एनसीईआरटी की जो 7th क्लास की उसका भी संग्रहण है। और ये 8th क्लास के चैप्टर हैं, नई और पुरानी दोनों के दे रखे हैं, भाग 3 है इसमें। और ये 9th और 10th दोनों के दे रखे हैं ये। और ये दोस्तों 10th की है, 10th के दे रखे हैं। दोस्तों, ये 9th के और 11th की है और ये दोस्तों 10th के दे रखे हैं भाग। तो दोस्तों, इसमें सारे चैप्टर दे रखे हैं और ये 11th का है और ये दोस्तों 12th के हैं, यानी कि सारे चैप्टर इसमें दे रखे हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी सीरीज है आज से स्टार्ट हो रही है, वो हो रही है एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी पर आधारित जो सारे सब्जेक्ट हैं उनको हम एक एक करके हल कर लेंगे, यानी कि पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और क्लास को अंत तक देखती रहिए। आपका कोई भी प्रश्न अगर यहाँ से आता है तो एग्जाम में तो छूटेगा नहीं। तो दोस्तों, आपको क्लास को अंत तक देखना है। चलिए दोस्तों, इसको आज का जो चैप्टर है उसे देख लेते हैं, सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी हमारा आवास। और ये दोस्तों कौन सी क्लास की है? 6th क्लास की है। आज दोस्तों जो पहली क्लास है इसे हम 6th क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो चैप्टर है वो है सौर मंडल में पृथ्वी। इनको आसानी से देखते हुए चलेंगे। और दोस्तों, इसमें व्याख्या भी दे रखी है प्रश्नों की, जो आसानी से इसका हल समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है उसे देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खगोलीय पिंड है। दोस्तों, खगोलीय पिंड के बारे में पूछा हुआ है। तो दोस्तों याद रखना, जो अंतरिक्ष में पाए जाते हैं पिंड वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। जैसे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और उल्का पिंड, ये सभी क्या है? खगोलीय पिंड है। तो दोस्तों क्या आंसर होगा? उपयुक्त सभी, यानी कि सभी खगोलीय पिंड है। अब इसके बारे में देख लेते हैं, इसकी व्याख्या कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दूसरा नंबर प्रश्न है, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? दोस्तों, तारा किसे कहते हैं? तो तारा उसे कहते हैं जिसके पास खुद का स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है और अपनी खुद की ऊष्मा होती है, उसे तारा कहते हैं, जो दोस्तों अंतरिक्ष में होता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। अब तारा की परिभाषा देख लेते हैं। तारा की परिभाषा क्या है? तारा की परिभाषा है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा। सूर्य भी एक तारा, इस बात को याद रखना। ये प्रश्न कभी कभी हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? दोस्तों, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों ये कहलाती है नक्षत्र मंडल। क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल। दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती हैं, इन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। प्रश्न काफ़ी अच्छा है, याद रखना इसको। दोस्तों, अगला प्रश्न है,
अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध है। ये इसका संबंध दोस्तों किससे है? अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध किससे है? नक्षत्र मंडल से। नक्षत्र मंडल से इसका संबंधित है। इसके बारे में देख लेते हैं। अर्सा मेजर बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि 7 तारों का समूह बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर के भाग है। याद रखना दोस्तों, अर्सा मेजर और बिग बियर ऐसे 2 शब्द दिखे हैं तो आप याद रखना, इसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसको भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? दोस्तों हमसे पूछा हुआ है किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों हम ग्रह किसे कहते हैं? आप सभी को पता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी क्या है? ग्रह है और वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। तो इसमें क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जिसके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं कि एक बार, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लेनेट। ये आप सभी को भली भांति पता है। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, यानी कि ये किससे बना है? प्लेनेट शब्द ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। क्या होता है? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला, इसका अर्थ होता है। ग्रीक भाषा में इसका अर्थ है परिभ्रमक। प्लेनेटाई से लिया गया है। इनको भी याद रखना, कभी कभी अगर एग्जाम में घूमकर पूछ लिया जाए तो आपको याद रहे। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक और दो कथन देखे और देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। पहला है इसमें, पृथ्वी एक ग्रह है। हम सभी को पता है पृथ्वी क्या है? ग्रह है, तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ये भी सभी को पता है। कितना आसान स्टेटमेंट है और ये बिल्कुल हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा सा ठीक है, उसे भी देख लेते हैं कैसा कैसा ये स्टेटमेंट है। दूसरा है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी सूर्य के दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह नहीं है। कौन सा ग्रह है? तीसरा। कैसे पता लगाएंगे कि दोस्तों पहले नंबर पर बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है। तो दोस्तों कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। तो दोस्तों ये वाला इसमें गलत हो जाएगा। तथा आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों ये भी गलत है। क्यों? ये भी गलत है क्योंकि आकार में जो पृथ्वी है वो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। कौन से स्थान पर आती है? 5वें स्थान पर। याद रहेगा आप सभी को, दूरी के हिसाब से तीसरे स्थान पर और आकार के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा ग्रह। 5वां सबसे बड़ा ग्रह। दोस्तों इसमें हमारा दूसरा कथन गलत हो जाएगा और ये पहला सही है। पहला सही है तो आंसर क्या होगा? केवल एक कथन एक सत्य है। केवल कथन एक सत्य है। इसको आराम से याद रखना। दोस्तों याद रखना, पृथ्वी आकार के हिसाब से सबसे बड़ा 5वां ग्रह है। अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं एक बार। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी के नज़दीक का तारा का मतलब है यानी कि कौन सा? सूर्य। सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है और पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। याद रहेगा, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। दोस्तों सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से, यानी कि पहले सूर्य के पास कौन सा है, फिर उसके बाद। तो दोस्तों आप सभी ने अगर इसको पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो इसमें एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है वो कौन सा है? बुध है। तो दोस्तों ये बुध हो गया। दूसरा है
शुक्र, उसके बाद क्या है पृथ्वी, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण वरुण। ये इसका क्रम हो गया, याद रखना। तो दोस्तों आंसर इसमें डी हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम। पहला है बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस यानी कि जिसे अरुण कहते हैं, नेपच्यून जिसे वरुण कहते हैं। ये दोस्तों इनका क्रम हो गया। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं। दोस्तों नीचे 4 ग्रह दिए गए, इनमें से पूछा हुआ है कौन से आंतरिक हैं। दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूं, आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, जो दोस्तों क्षुद्र ग्रह पट्टी के, जो क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है बीच में, उसके अंदर यानी कि सूर्य की तरफ जो 4 ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह हैं, और उससे जो बाहर 4 ग्रह हैं वो बाह्य ग्रह हैं। तो दोस्तों आंतरिक ग्रह की श्रेणी में कौन कौन से ग्रह आते हैं, तो बुध आता है और शुक्र आता है, पृथ्वी आती है और मंगल आता है। यानी कि शुक्र भी है, बुध भी है, मंगल भी है और पृथ्वी है, यानी कि जो हमारा ग्रह है पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। और ये दोस्तों बृहस्पति है, ये बाह्य ग्रह है। तो दोस्तों इसमें ये वाला तो होगा नहीं। तो 1 2 3, 1 2 3 कौन से ऑप्शन में दे रखे, तो ऑप्शन बी में दे रखे 1 2 3। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या दे रखी इसकी, वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं एवं चट्टानों से बने हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। आंतरिक ग्रह कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। और दोस्तों बाह्य ग्रह के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो बचे कौन से ग्रह, बृहस्पति बच गया, फिर उसके बाद क्या आता है, शनि बच गया, और हमारा अरुण बच गया, और नेपच्यून यानी कि वरुण बच गया। अरुण, वरुण और बृहस्पति और शनि, ये 4 ग्रह हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमसे पूछ लिया गया है, नीचे दिए गए ग्रहों में बाह्य ग्रह हैं। अब हमसे बाह्य ग्रह पूछ लिए गए। मैंने दोस्तों अभी आपको बताया बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह कौन से, बृहस्पति है, शनि है, नेपच्यून यानी कि वरुण, यूरेनस यानी कि अरुण, ये 4 ग्रह कौन से बाह्य ग्रह हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि चारों कौन क्या है, ये बाह्य ग्रह हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह है। ये दोस्तों बाह्य ग्रह हैं, याद रहेंगे। चारों आंतरिक ग्रह भी मैंने आपको बता दिए थे और बाह्य ग्रह भी आपको बता दिए। चारों को याद रखना, 4 आंतरिक और 4 बाह्य ग्रह हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है और सरल भी है। दोस्तों प्रश्न है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। दोस्तों हम सभी को पता है कि बुध का परिक्रमण काल 88 दिन है। कितना है, मात्र 88 दिन, जो कि सबसे कम है। और दोस्तों सबसे कम क्यों है, आप सभी को पता होगा सबसे कम क्यों है, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। क्या कारण है इसका, कि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का कारण है। पहला कथन तो सही है, जिसका ये कारण दे रखा है, इसमें कारण दे रखा है बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो दोस्तों ये भी एकदम राइट है। बुध क्या है, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसलिए इसका परिक्रमण काल सौरमंडल के सब ग्रहों से सबसे कम है। क्या है, कम है। कितना दिन है, मात्र 88 दिन। दोस्तों इसमें दोनों कथन सही हैं, लेकिन कथन ए का कारण आर है। क्यों, क्योंकि ये सबसे नज़दीक का है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ए और दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बुध सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम यानी कि 88 दिन है, यही कारण है। दोस्तों अगला प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है, सौर मंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह पट्टी पूछ ली गई, जो दोस्तों मैंने आपको भी पीछे बताई थी। क्षुद्र ग्रह पट्टी के अंदर के ग्रह आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, क्या बाह्य ग्रह कहलाते हैं, बाहर के ग्रह। तो दोस्तों ये किन 2 ग्रह के बीच में पाई जाती है, तो यह पाई जाती है मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों अगला प्रश्न है, इसमें इसकी पहले दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं।
तारों, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ये दोस्तों याद रखना स्टेटमेंट। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है। दोस्तों सबसे दूर ग्रह पूछ लिया गया है। दोस्तों आपको ये भी बताना है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, जो मैं आपको पीछे प्रश्न में बता चुका हूँ। सूर्य के नज़दीक कौन सा ग्रह है। तो दोस्तों याद रखना सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो इस बात को याद रखना, सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों वो है कौन सा है, नेपच्यून, जिसे हम वरुण कहते हैं। और इसका स्थान अरुण के बाद आता है, यानी कि वरुण। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति है बुध, उसके बाद फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून। नेपच्यून किसे कहते हैं, वरुण को। यूरेनस अरुण को कहते हैं। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो, दोस्तों आपको सभी को पता होगा 2006 से पहले प्लूटो एक ग्रह था, नौवां ग्रह, जो सिरस व 2030 UV 313 जैसे खगोलीय पिंड को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया था। इस बात को भी याद रखना। दोस्तों अगला प्रश्न है कथन एवं कारण से संबंधित है। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन है ए, पृथ्वी के आकार को भू-आव जियोइड भी कहते हैं। दोस्तों हमने कई बार इस शब्द को देखा होगा, भू-आव, और या फिर इंग्लिश में कहते हैं जियोइड भी कहा जाता है। दोस्तों एकदम राइट है। इसे जियोइड क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। इसलिए हम जियोइड की कहते हैं। ये भी सही है, दोनों ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अब दोस्तों इसका व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, याद रहेगा आपको। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आव या जियोइड कहा जाता है। भू-आव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ जल एवं वायु की उपस्थिति है जो जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए पृथ्वी को जियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, जियोइड। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों कौन सा कथन सत्य है, ये हमसे पूछा हुआ है। दो कथन दे रखे हैं, इन कथनों को देखिए दोस्तों, बताइए कौन सा कथन इसमें हमारा सत्य होगा। पहला कथन है हमारा, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, हरे रंग की। तो दोस्तों एकदम गलत है। ये वाला गलत क्यों है, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, नीले रंग की। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, पृथ्वी पर हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। दोस्तों एकदम ये भी गलत है, क्योंकि पृथ्वी का नीला रंग, कौन सा रंग है पृथ्वी पर, नीला रंग। और यह हमें दो तिहाई जो समुद्र है या जल पाया जाता है उसके कारण हमें नीला दिखाई देता है। तो दोस्तों इसमें दोनों कथन गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ना तो एक और ना ही दो, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। वही बात व्याख्या में दिखाई जाएगी, जो दोनों कथन गलत हैं उनको यहाँ पर सही करके दिखाया गया है। एक बार नए डाल देते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। याद रहेगा दोस्तों आपको, पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि 2/3 सतह जल से ढकी हुई है, इसलिए। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सौर मंडल में उल्का पिंड है, ग्रह है, सूर्य भी है, उपग्रह भी हैं और क्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं और बौने ग्रह भी पाए जाते हैं, यानी कि सब पाए जाते हैं। इन सब से मिलकर सौर मंडल का निर्माण होता है। तो ग्रह, सूर्य
उपग्रह, उल्कापिंड सभी पाए जाते हैं। इन सब से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है, यानी कि सभी है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? उपर्युक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? उपर्युक्त सभी। सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। कौन होता है जिसका मुखिया? सूर्य है। सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा हुआ है। पहला कथन है, सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य का बल खिंचाव सौरमंडल को बांधे रखता है, एकदम सही है। दोस्तों सूर्य का आकार काफ़ी बड़ा है, जो सौरमंडल को बल के आधार पर बांधे रखता है, ये भी एकदम राइट है। दूसरा है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। दोस्तों ये भी सही है। दोनों कथन इसमें सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों ठीक है, यानी कि दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न की पहले। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है, यानी कि इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। हम सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसी कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हुए हैं? दोस्तों आप सभी को पता है सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। दोस्तों वो किस आकार में लगाते हैं? वो दोस्तों दीर्घ वृत्ताकार में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, दीर्घ वृत्ताकार। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते वृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। वृत्ताकार नहीं दोस्तों, दीर्घ वृत्ताकार है। क्या है? दीर्घ वृत्ताकार। दोस्तों प्रश्न में पूछ लिया गया, पृथ्वी की जुड़वां ग्रह जिसे हम पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहते हैं, जुड़वां ग्रह कौन है? तो दोस्तों वो है शुक्र। शुक्र पृथ्वी की जुड़वां बहन या जुड़वां ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह मानते हैं, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह, तो दोस्तों आप सभी को पता है पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह तो हमें पता है बृहस्पति है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। बृहस्पति और बुध। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बृहस्पति और बुध। बृहस्पति सबसे बड़ा और बुध सबसे छोटा ग्रह है। इस बात को याद रखना, हमारे सौरमंडल में ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा और बुध सबसे छोटा ग्रह है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? दोस्तों आप सभी को पता होगा सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उनमें से पूछा हुआ है 2 ग्रह कौन से हैं जो दोस्तों अन्य ग्रह की तुलना में विपरीत दिशा में क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं। तो दोस्तों वो कौन से ग्रह हैं? तो दोस्तों वो हैं अरुण और शुक्र। अरुण और शुक्र ग्रह हैं जो दोस्तों परिक्रमण काल इनका उल्टा है। इनका कैसा है? इनका घड़ी की दिशा में, ऐसे इस प्रकार से घड़ी की दिशा में, और बाकी ग्रहों का उल्टा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। बाकी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज, और ये शुक्र और यूरेनस ये दोस्तों घड़ी की दिशा में घूमते हैं क्लॉकवाइज।
तो आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, काफ़ी अच्छी व्याख्या है और इससे आपका एक पॉइंट हमेशा क्लियर रहेगा। क्या रहेगा कि शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रह की तुलना में विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे इसकी दिशा में घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, वो ऐसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसमें, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे हैं, इन पर हमें देखना है कौन सा कथन इसमें सत्य है, हमारा कौन सा कथन सत्य होगा। पहला है बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के पास चारों ओर छल्ले हैं, एकदम राइट है दोस्तों, पहला कथन राइट है। दूसरा है ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। दोस्तों ये भी सही है। इसमें दोस्तों दोनों सही है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ठीक हैं, सही हैं। उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, यानी कि पृथ्वी से देखेंगे तो दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा। दोस्तों यहाँ पर चंद्रमा का प्रयोग किया जाएगा बार बार, ये एनसीईआरटी है जिसमें चंद्रमा का प्रयोग किया गया है। चंद्रमा का यहाँ पर मतलब क्या है, प्राकृतिक उपग्रह। याद रखना जहाँ पर भी चंद्रमा का प्रयोग होगा मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा प्राकृतिक उपग्रह कहे जाएंगे। आगे भी प्रश्न आएंगे तो वहाँ पर चंद्रमा लिखा होगा, आप समझ जाना प्राकृतिक उपग्रह है। ये पूछा हुआ है प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, किसके प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पर किसके प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों एक तो बुध के नहीं है, किसके नहीं है, एक तो बुध के नहीं है और दूसरे यूरेनस के नहीं है। किसके नहीं है, यूरेनस के, सॉरी दोस्तों यहाँ पर किसके नहीं है, शुक्र के नहीं है। किसके नहीं है यहाँ पर, शुक्र के नहीं है दोस्तों, बुध के नहीं है और शुक्र के नहीं है। बुध के और शुक्र के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। हमारे सौर मंडल में बुध एवं शुक्र के पास कोई चंद्रमा, देखो यहाँ पर भी चंद्रमा लिखा है, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा, बार बार चंद्रमा का प्रयोग होगा जिसे हम प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं, किसके पास है सबसे अधिक। दोस्तों हम बार बार पढ़ते हैं सबसे अधिक किसके पास है, बृहस्पति के पास सबसे अधिक चंद्रमा यानी कि उपग्रह हैं। प्राकृतिक उपग्रह बृहस्पति के पास सब सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक है। दोस्तों नीचे इनकी संख्या दे रखी है, उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों ये संख्या इनकी अपडेट हुई नहीं है, ये कैसी नहीं है, अपडेट की हुई नहीं है वर्तमान में। तो दोस्तों ये संख्या एनसीईआरटी में दे रखी है और ये दृष्टि आइस के द्वारा दे रखी है, तो इनको आप एक बार देख लेना ठीक से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य का भी परिक्रमा करते हैं। दोस्तों एकदम राइट है। जो उपग्रह है वो पृथ्वी का भी, जैसे कि चंद्रमा है वो पृथ्वी का भी क्या करता है, परिक्रमा करता है, तथा उसके साथ भी जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाती है तो उसके पास पास वो भी सूर्य का चक्कर लगाते जाते हैं। अगला है पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। दोस्तों ये वाला गलत है, क्यों, जो दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, इसका व्यास 1/4 है, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पहला इसमें राइट है दोस्तों, दूसरा गलत है, तो आंसर क्या होगा, केवल 1 सही है। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं, काफ़ी अच्छी दे रखी है कि उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। ये उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, इसलिए कथन 1 सत्य है। दूसरा है हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा बोलते हैं, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। कौन सा है, 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत
होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, यानी कि चंद्रमा हमारे नज़दीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? दोस्तों हमको बताना है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री। तो दोस्तों आप सभी ने पढ़ा होगा आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाला खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कथन एवं कारण से संबंधित है और इन पर विचार करना है। कथन है दोस्तों, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। दोस्तों एकदम राइट है। अगला कारण आ रहा है इसमें, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगे समय से अधिक है। दोस्तों ये वाला गलत है, क्योंकि दोस्तों इनका समय बराबर है, लगभग 27 दिन का होता है, जो दोस्तों इनका बराबर है, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, केवल आर सही है। दोस्तों इसकी व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने समय में ही यह अपने अक्ष पर एक चक्र को भी पूरा कर लेता है, यानी कि दोनों बराबर समय में ही कर लेते हैं। लगभग थोड़ा बहुत अंतर होगा, बल्कि 27 दिन में ही पूरा कर लेते हैं। अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के बराबर ही होता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। दोस्तों इसमें थोड़े से पॉइंट दे रखे हैं, उनको भी देख लेते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, स्रोत नासा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार। जबकि एनसीईआरटी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक के अनुसार 21 जुलाई 1969 है। दोस्तों देख लेना, दो डेट है, 20 जुलाई है और 21 जुलाई है। एनसीईआरटी में 21 जुलाई दे रखा है, 6 क्लास के एनसीईआरटी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों पहला कथन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। दोस्तों एकदम सही है। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह को आकाशगंगा कहते हैं। दोस्तों ये भी सही है। दोस्तों इसमें दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, दोनों सही हैं। दोस्तों इसमें दे रखा है, दोनों सही है, हमने बता दिया आपको। उपयुक्त तो दोनों कथन सत्य है। पहला इसमें देख लेते हैं, छोटी सी व्याख्या है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। एकदम राइट है। खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी पट्टी सफ़ेद पट्टी जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखती है, यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक ही भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों आज की क्लास थी हमारी एनसीईआरटी 6 क्लास की, जो दोस्तों हमने पूरा कर दिया एक चैप्टर। दोस्तों जो दूसरा चैप्टर है वो है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर से संबंधित है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है इसमें, इनको भी हम अगली क्लास में देख लेंगे। दोस्तों आपको इस क्लास को पूरा देखने के बाद इस क्लास को दूसरी क्लास जो कल आएगी उसको भी ज़रूर देख लेना है। तो दोस्तों क्लास आपकी डेली बेसिस पर आती रहेगी। तो दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।